नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सचिवालय में 10 फरवरी को ये बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता सीएम खुद करेंगे। इस दौरान कई निर्णय लिए जाएंगे। आपको बताते चले कि कैबिनेट में 12 से ज्यादा प्रस्ताव रखने की सूचना मिल रही है। तो धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बता दें कि धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, जो कि सचिवालय में 10 फरवरी को होने वाली है, जिसमें सीएम की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में 12 से ज्यादा प्रस्ताव रखने की सूचना मिल रही है। तो वहीं बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में 10 फरवरी को होगी और सीएम की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में रखे जाएंगे 12 से ज्यादा प्रस्ताव, ऐसी सूचना सामने आ रही है। उधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल विकास नगर के आसान वेटलैंड पर पहुंचे। उन्होंने वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर वन विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर छात्रों समेत वन विभाग के रेंजर से पदोन्नति पाकर एसडीओ बने अधिकारियों को भी वन विभाग ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वन विभाग मंत्री स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ आसान वेटलैंड पर पक्षियों को निहारने के लिए पहुंचे। पूरी दुनिया वर्ल्ड वेटलैंड डे मना रही है और आज इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जो डाइवर्सिटी है, इसमें जिसका सहयोग है, इन सबका सर्वाइवल और कंजर्वेशन जरूरी है। उसी दृष्टि से पूरी दुनिया में जो रामसार समिट हुई, उसमें हमारे इस स्टेशन को भी रिकॉग्निशन मिली 2020 में और आज ये बर्ड वॉचर्स के लिए पूरी दुनिया का एक केंद्र बना है हमारा ये आसन बैराज। इसमें जिस वेटलैंड के माध्यम से इनके सस्टेनेबिलिटी पे और इनके कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा था। माननीय मंत्री जी की विजिट थी। यहाँ पे जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर एक जो इन सर्विस एसीएफ्स हैं, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था और आज वर्ल्ड वेटलैंड डे भी है। तो हमारे क्षेत्र का ये क्या उत्तराखंड का एकमात्र वेटलैंड है जो रामसार साइट है। तो यहाँ पर ये इतने सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उसी का ही एक प्रकार से उसी के बारे में जानकारी है। विभागीय अधिकारी जो कि बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जो विशेषज्ञ। अगर बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर दें, आपको बता दें जोशीमठ आपदा का 1 महीना पूरा हो चुका है। वीरान पड़े हुए घर और लोग राहत शिविरों में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। राहत शिविरों में 249 परिवार इस वक्त रह रहे हैं और सरकार की तरफ से अब तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। तो 1 महीना बीत जाने के बाद भी लोग अभी भी राहत शिविरों में अपना समय काट रहे हैं। 249 परिवार हैं जो कि इस वक्त राहत शिविर में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। 1 महीने बीत गए हैं जोशीमठ आपदा को और जोशीमठ में वीरान पड़े हुए घर और जो लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं, उनका जीवन राहत शिविरों में बीत रहा है। कुल 249 परिवार हैं जो इस वक्त राहत शिविरों में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां हिस्ट्री सीटर सतारा समेत 7 नशा माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई और बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत जहरीला नशा सप्लाई कर करोड़ों रुपए की चल संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। इसी को लेकर पुलिस ने 9 गैंगस्टरों की 9.60 करोड़ रुपए की 65,000 की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है। काले धंधों से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के बाद नशा माफिया हरिद्वार पुलिस के रडार पर आ गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हिस्ट्री सीटर सतारा समेत 7 बड़े नशा माफियाओं के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और करोड़ों रुपए की चल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर दें। बता दें कि 40,000 भवनों पर अब टैक्स लगेगा, हाउस टैक्स लगेगा। नगर निगम की 129 बस्तियों पर यह टैक्स लगेगा। बैठक में हाउस टैक्स लगने का प्रस्ताव पास हुआ है। मैनुअल व्यवस्था से लिया जाएगा ये टैक्स लगने से नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा। सालाना करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ेगा। तो नगर निगम की 129 बस्तियों पर अब टैक्स लगेगा। बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ है, जिसके बाद मैनुअल व्यवस्था से अब टैक्स लेने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और 40,000 भवनों पर ये हाउस टैक्स लगेगा। नगर निगम की 129 बस्तियां हैं जहां पर ये टैक्स लगेगा। बैठक हुई, बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद मैनुअल व्यवस्था से अब ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इस टैक्स को कलेक्ट करने की वजह से बताते चले कि नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा। उधर हरिद्वार के एक निजी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही परिजनों के साथ मिलकर बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। आरोप है कि होम लोन के नाम पर फर्जी कागजात जमा कर कर्मचारी और उसका परिवार बैंक के 28 लाख रुपए हड़प गए और अब बैंक की ओर से आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि सरकार हो या फिर निजी बैंक, एक आम आदमी को लोन देने के लिए कई तरह की औपचारिकताएं पूरी कराई जाती हैं। कई बार औपचारिकता पूरी करने के बाद भी लोग बैंक के चक्कर काटते रह जाते हैं और उन्हें लोन नहीं मिलता। लेकिन हरिद्वार में स्थित आईसीआईसी बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत एक कर्मचारी ने अपने ही बैंक के साथ लाखों की धोखाधड़ी कर डाली। इसमें टेरिटरी बिजनेस मैनेजर है आईसीआईसी के, इनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उन्हीं के एक कर्मचारी है जो होम लोन का काम देख रहा था और उसने होम लोन के एवज में जो है 28,80,000 का होम लोन का जो है अपने ही परिवारजनों के नाम वो करके ट्रांसफर कर दिया था और साथ ही साथ वो नौकरी पर नहीं आ रहा है। इसकी जब उनके द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि संदीप कुमार और उसके जो परिवार के सदस्य थे उसके बेनिफिशियरी थे और उन्होंने 28 लाख से ज्यादा की रकम जो है खुद जो होम लोन की उसको जमा ना करके और जो मकान जिसके एवज में लिया जा रहा था होम लोन उसको उस व्यक्ति को ना देकर और उस लोन की रकम को उन्होंने हड़प लिया। इसके आधार पर जो है ज्वालापुर में जो है संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विवेचना स्टार्ट कर दी गई। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पटवारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यूकेपीएससी की वेबसाइट पर ये प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। किसी और माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं दिए जाएंगे। 12 फरवरी को दोबारा से होगी पटवारी परीक्षा। बताते चले कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त की गई थी और 12 फरवरी को दोबारा से पटवारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जहां पर एक तरफ पटवारी परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में कई तरह की बयानबाजी और सियासत देखने को मिली, तो वहीं अब 12 फरवरी को एक बार फिर से प्रदेश में पटवारी परीक्षा
होने वाली है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यूकेपीएससी वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है, किसी अन्य माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। उधर सनातन परंपरा और हिंदू देवी देवताओं पर भारत देश में कुछ लोगों की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे सनातन परंपरा को बदनाम किया जा सके। वहीं संत समाज भी आगे आकर ऐसे लोगों का खुलकर विरोध कर रहा है और सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए आश्रम अखाड़ों में विद्वान पढ़े लिखे साधु संतों की नियुक्तियां संत समाज की ओर से की जा रही हैं, जिससे सनातन परंपरा का परचम पूरे विश्व में लहराया जा सके। आपको बता दें कि पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने 2 महामंडलेश्वर का पट्टा अभिषेक किया। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि नए युग की शुरुआत हो रही है। अखाड़ों में युवा और पढ़े लिखे साधु संत आ रहे हैं। आज पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से 2 महामंडलेश्वर बनाए गए हैं। सनातन वैदिक परंपरा के साथ में हम जब संन्यासित्व लिए तो संसार को सद्वार्ता शिक्षा सत्कर्म के साथ जुड़ाना ही हमारा कार्य का जो कर्म है, लोगों को सेवा देना और नर नारायण का सेवा करना, क्योंकि नर नारायण का सेवा ही मेरे लिए सर्वोत्तर भगवान का सेवा है। वही मेरे लिए सनातन है, वही मेरे लिए परंपरा, वही मेरे लिए युग का सूत्रपात हो रहा है। युवा साधुओं का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उसमें अच्छे पढ़े लिखे और चरित्रवान साधु हैं। उसी क्रम में आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्टदेवता भगवान कपिल महामुनि के आशीर्वाद से श्री पंच परमेश्वर के सानिध्य में आचार्य जी के आशीर्वाद से 2 महापुरुषों को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया है, जिसमें एक तो स्वयं डॉक्टर है, पढ़े लिखे वृंदावन में रहते हैं, और दूसरे जो है वो पंजाब में रहते हैं। दोनों युवा संत हैं और मुझे आशा है अखाड़े की परंपरा और सनातन धर्म की जो संन्यास की परंपरा है उसका पालन करेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है जो हमें ये पदवी मिली है और कुंभ में अवश्य में जाएंगे। कुंभ में जो हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी वो सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसा है सत्य सनातन धर्म के लिए ही महामंडलेश्वर पद प्राप्त होता है और जिस तरह भी जैसे भी जरूरत सनातन धर्म को पड़ेगी हम आगे बढ़ करके सनातन धर्म का कार्य करेंगे। वहीं अगली खबर जोशीमठ से है, जहां भूदशा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रीफैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जबकि उद्यान विभाग की भूमि पर बन रहे प्रीफैब्रिकेटेड का निर्माण अंतिम चरण पर है, जो कि जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए निर्माणाधीन प्रीफैब्रिकेटेड कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण किया जा सके। कहीं पर समस्या हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए। विद्युत व्यवस्था के लिए यहां पर विद्युत पोल लगाए जा चुके हैं। पेयजल व्यवस्था के लिए जल संस्थान के माध्यम से कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ढाका में जल्द ही प्रीफैब्रिकेटेड कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल उप समिति ने फैसला लिया है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण मिलेगा। 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक होनी है और समिति ने आरक्षण बहाली का निर्णय लिया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल समिति ने यह फैसला लिया है, जहां पर
10 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें समिति ने आरक्षण बहाली का निर्णय लिया है। तो मंत्रिमंडल उप समिति का ये फैसला है जहां पर राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और समिति ने आरक्षण बहाली का निर्णय किया है। तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण मिलेगा। 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक होनी है जिसमें आपको बताते चले कि समिति ने आरक्षण बहाल करने का निर्णय लिया है। तो मंत्रिमंडल उप समिति का ये बड़ा फैसला है जहां पर राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण मिलना है। 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी और समिति ने आरक्षण बहाली का निर्णय लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जोशीमठ की, जहां कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं और लोगों से दरारग्रस्त मकानों को खाली करवाकर उन्हें राहत शिविरों में रखा जा रहा है। वहीं जोशीमठ का एक मकान ऐसा है जिसमें दरारें पड़ी लगभग 2 महीने का समय बीत गया है। उस घर में रहने वाले लोगों के मुताबिक प्रशासन ने यह कहकर मकान खाली करने के आदेश दिए हैं कि मकान की स्थिति बहुत जर्जर है और इस मकान को ध्वस्त किया जाना जरूरी है। लेकिन घर में पिछले कई सालों से स्थापित परिवार की आराध्य देवी घर छोड़ने को राजी नहीं है। इस घर के लोगों का मानना है कि जब देवी की मूर्ति को अपने साथ राहत शिविर में ले जाने के लिए उठाते हैं तो उनको धक्के लग जाते हैं। तक देवी नहीं उठे तब तक हम तो कमरा नहीं छोड़ेंगे और न हम और न देवी को स्थान, जब तक देवी का स्थान नहीं, देवी बोले मेरे को स्थान बना लो तब मैं बाहर आऊँ, नहीं तो मेरे को यहीं पर रख दो। तो देवी का मंदिर जैसा है वैसा ही है। अभी जब से ये बहाटू रखा मंदिर में कुछ नुकसान नहीं हो रखा मंदिर पर, देवी मना कर रही, देवी बोल रही कि मेरे को मत उठाओ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें उत्तराखंड में मौसम अब साफ हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। पहाड़ी जिलों में अभी भी ठंड पड़ रही है। बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मसूरी, धनलौटी, ओली, चौपाता में सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं बात करें अगर नैनीताल, कौसानी जैसे इलाकों में सैलानी देखने को मिले। मैदानी इलाकों में चटक धूप के साथ गर्मी की शुरुआत हो गई है। तो मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पर बर्फबारी से ठंड बढ़ी थी तो अब एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और अब उत्तराखंड में मौसम साफ हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अब धूप निकलने से मौसम नर्म हो चुका है। जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर पहाड़ी जिले में ठंड पड़ रही है। मसूरी, औली, चौपाता में जो सैलाब देखने को मिल रहा था, बर्फबारी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी और अब उत्तराखंड में मौसम साफ हो गया है। जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई थी तो वहीं अब मौसम साफ होने के बाद थोड़ी गर्माहट भी मौसम में देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई बीते समय और जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई थी, लेकिन अब मौसम साफ होने के बाद मौसम गर्म होने लगा है। वहीं खबर पौड़ी से है जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पिता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा बोकपुर स्थित अपने रिसोर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचा। आपको बता दें कि एक महिला समेत 3 लोगों के साथ विनोद आर्य ने घंटों तक फैक्ट्री और रिसोर्ट में छानबीन की। वहीं मौके पर पहुंची मीडिया तो विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेटकर मीडिया के सवालों से बचते हुए कार में बैठकर बैरंग भाग लिया।
मैं बार बार कहती रही हूं कि अंकिता भंडारी मामले में किस तरह की कौतूहली बरती जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि उनकी पुलिस के सामने आज वनांतरा रिजॉर्ट में फिर से विनोद आर्या को जाते हुए देखा गया। वो अंदर गया, वहां से वापस आया। विनोद आर्या कौन? जिसके बेटे पुलकित आर्या पर आरोप है अंकिता भंडारी की हत्या का, और उसके साथ जो लोग हैं वो आज जेल में हैं। मगर मैं बार बार कह रही हूं कि साक्ष्य मिटाने की कोशिशें होंगी और साक्ष्य मिटाने की कोशिश दोबारा और तिबारा और चौबारा हो रही है। मुंह में कपड़ा लगा के भाग गया। उधर अल्मोड़ा नगर में यातायात और पार्किंग निर्माण को लेकर अल्मोड़ा विभाग विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदार और बीजेपी को मिला हुआ बताया। दरअसल अल्मोड़ा में पार्किंग के निर्माण किए जा रहे हैं पर ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आपको बताते चले कि करोड़ों की बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है पर ठेकेदार इसमें घोर अनियमितताएं बरत रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर विधायक मनोज तिवारी ने ठेकेदारों की कार्यशैली को लेकर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन पार्किंगों की स्वीकृति कराई गई ताकि शहर में यातायात सुधर सके, पर बीजेपी और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माणाधीन पार्किंग में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने कहा कि अभी काम सही तरीके से नहीं किया गया तो वो आगे कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। विभागीय उदासीनता के कारण और ठेकेदार जो एक सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है तो उसमें ना गुणवत्ता पाई जा रही है और उसमें गति नहीं आ रही है और जो एक दीवार गिर गई है जो भविष्य में मकान को भी खतरा है, उस रोड का पूरा जाने का खतरा है। लेकिन ठेकेदार को राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज विभाग भी और शासन प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं बोल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।